सबसे पहले तो समझते हैं कि ईडी जो बॉडी है वो पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में बना था। तब तो बीजेपी पावर में नहीं थी, तब यूपीए की गवर्नमेंट थी। और ये जो एलिगेशन है इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, लीगल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, लोगों में कन्फ्यूज़न होता है तो ये समझ लीजिए। तो ये तब का कानून है। और जो हमारे भारत की व्यवस्था है, भारत हमारा एक देश है और देश एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, लेकिन सारे जो राज्य हैं उन्होंने मिलके ही देश बनाया हुआ है। तो हम एक तरह से फेडरल तो नहीं, क्वैसी फेडरल टाइप स्ट्रक्चर हैं कि सारे स्टेट्स ने ये जोड़ा हुआ है कि भारत के जो कानून हैं, सेंट्रल एक्ट हैं, वो हम पे लागू होंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति स्टेट के पास रहेगी और कुछ सेंट्रल एजेंसीज भी है। तो ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है। अब वो रेड करने वहाँ पर गई है, इसको लीगली समझने की कोशिश करते हैं। रेड करने जब गई तो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, बंगाल में जहाँ रेड, साल्ट लेक में जहाँ ये रेड हो रहा था, आईपैक का ऑफिस है, वहाँ वो आ गई और आकर उन्होंने फाइल छीन ली और बोला कि ये हम नहीं करने देंगे। या उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए हैं कि आप अपने गृह मंत्री को संभालिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो उसको अलग करते हैं। अभी समझते हैं कि इसका क्या कानूनी पहलू क्या है। तो अगर सेंट्रल एजेंसी कुछ काम कर रही है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो ईडी के पदाधिकारी हैं और वो पीएमएलए एक्ट की जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें उनके पास सर्च सीजर की पावर है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करने की पावर है। हर एजेंसी का अपना अपना तरीका होता है। तो वो उनके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, तभी वो वहाँ गए हैं और उन्होंने रेड की। रेड में जो जांच चल रही थी उसमें फिर रेड करके वो एक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी कैश मान लीजिए कहीं मिला या सोना चांदी मिली तो उसको वो सीज़ करते हैं, एक सीज़र मेमो बनाकर देते हैं। और ईडी के अलावा भी ये सब चीज़ लोकल पुलिस के देखरेख में होता है। लोकल पुलिस वहाँ होती है और कई बार ऐसा होता है कि पैरामिलिट्री, जैसा इस केस में भी हुआ कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती है, तो जनरली सीआरपीएफ या बीएसएफ के जवान होते हैं साथ में उनकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ हुआ भी ऐसा ही है। और उन्होंने आईपैक जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की फर्म है जिसमें पहले बड़े लोग जुड़े रहे हैं और वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवाइस भी देती है, चुनाव की स्ट्रेटजी भी बनाती है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अब तो ये दिखाई दे रहा है कि ये आईपैक एक शेल कंपनी है और ये हवाला के ऑपरेशंस करने के लिए बनाई गई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा पैसा, जैसे 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा बड़ा पैसा इधर से उधर करते हैं। और वो चूँकि उनके पास सब जगह जाने का एक्सेस होता है, हर नेता उनसे मिल लेता है, हर पॉलिटिकल पार्टी उनसे कनेक्टेड है, तो वो ये खेल कर रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये खेल कर रहे थे तो इसकी जांच ही तो हो रही है। तो ममता बनर्जी, अब ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी वहाँ पहुँची और वो कहती है कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ की फ़ाइल ये उठा के ले जा रहे थे, इसलिए मैंने छीन लिया। तो अब हम देखते हैं, सबने सुना होगा, सब जानते हैं कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई रेड कहीं हो रही है, जैसे ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है या मान लीजिए पुलिस कर रही है, कहीं कुछ भी रेड कर रही है, उसके बीच में मैं जाकर और उनके कागजात छीनता हूँ, तो हमारी जो आईपीसी थी जो अब अपील हो गई है उसमें पुराना 186 एक सेक्शन था, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना भी अपने आप में एक ऑफेंस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने जो किया है वो सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि ये ऑफेंस इन्होंने कमिट किया है। इसके अलावा जैसे वो सबूत है, ईडी के लिए तो वो सबूत है, डॉक्यूमेंट है। अब वो कोर्ट में उसका क्या व्यू होगा, क्या नहीं होगा, कैसे प्रूव होगा, नहीं होगा, लेकिन वो एक सबूत है। तो 201 का ऑफेंस होता है आईपीसी में कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का भी चार्ज उन पे लगता है। वो एक एविडेंस, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं पर आप कानून से ऊपर नहीं हैं। भारत का कानून सबके लिए समान है। तो
दो चीज़ें प्राइमा फेसाई दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने धमकाया है किसी को, ईडी ऑफिसर्स को धमकाया है या पैरामिलिट्री फोर्सेस को धमकाया है या मुकदमा नहीं लिखने दिया लोकल पुलिस को, इस सब के बावजूद भी ईडी को तो वो नहीं रोक सकती, क्योंकि ईडी की अपनी जो एक नंबर होता है, ECR नंबर वो बोलते हैं, वो ईडी रजिस्टर अपने हिसाब से करेगी, वो तो करेगी ही करेगी और किया ही होगा, तभी तो वो इंक्वायरी में गए हैं। और ये बातें तो कानूनी रूप से जस्टिफाइड होती है, नहीं जस्टिफाइड होती है अगर बिना किसी जांच के या रजिस्टर किए बगैर वो चले गए हैं, तो उन सब के खिलाफ भी ममता बनर्जी केस लगा सकती है, उन सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं वो पॉलिटिकल लोग तो नहीं हैं, वो तो भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं। उनको आप धमकाएंगे, उनके कार्य में बाधा डालेंगे तो IPC का 186 का ऑफेंस बनता ही बनता है। और जैसा इस एपिसोड में हुआ तो मुझे ऐसा लगता है अब ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे पूरे सिस्टम की है। पूरा सिस्टम आकर कुछ लोगों के हाथ में कैसे रुक जाता है ये आप देखेंगे, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी को धमकाया, इसका कोई प्रावधान, इसमें एक्शन लेने का या इस पे केस रजिस्टर करने का कोई प्रावधान PMLA में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी तो ये कर नहीं सकती है। अब ये करेगी लोकल पुलिस। लोकल पुलिस होती है मुख्यमंत्री के हाथ में। तो लोकल पुलिस, लोकल थाना, जहाँ पे भी साल्ट लेक में ये रेड हो रही थी, वहाँ के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो थाना होगा, वहाँ पर एक केस रजिस्टर इनके खिलाफ होना चाहिए कि इन्होंने सबूत को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली है, और अगर उससे रिलेटेड और ऑफेंसेस हैं तो होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हमारा देश कानून से चलता है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या कोई भी पदाधिकारी हों। उन्होंने ऐसा किया है तो ये गलत किया है, और एक सेंट्रल एजेंसी को आप स्टेट में काम नहीं करने दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का जो क्वैसी फेडरल स्ट्रक्चर है, जो प्रोविजंस हैं, जो शेड्यूल में सब्जेक्ट बटे हुए हैं, उसको लेके भी कहीं ना कहीं आप एक गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। और अगर हर स्टेट ऐसा करने लगे तो भारत सरकार कहाँ रहेगी, कैसे करेगी? तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा आपको, पॉलिटिकल इश्यूज़ को अलग रखिए, लेकिन इस तरह से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। आपके पास रेड हुई तो आपके पास है, कोर्ट जाने का रास्ता है, और जैसा कि अभी संसद में इनके जो MP हैं TMC के, वो भी विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो उनको स्वतंत्रता है, वो तो ईडी के ऑफिस के सामने जाकर भी धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे ईडी के काम में दखलंदाजी देना, वादा डालना, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है? ये तो पॉलिटिकल इशू हो गया आप जो पूछ रहे हैं। कानूनी रूप से अगर कोई, मैं हूँ, साधारण रूप से भी अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं तो मौके पे ही गिरफ्तार हो सकता हूँ, कोई भी कॉमन मैन गिरफ्तार हो जाता है। अब चूंकि ये पॉलिटिकल मामला है और चूंकि बंगाल की जो पुलिस है वो मुख्यमंत्री के अधीन आती है, तो वो बंगाल पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, मुकदमा करेगी, नहीं करेगी, इसके सवाल अभी बहुत सारे सवाल इसमें अनआंसर्ड हैं। आप देखेंगे अब क्या क्या होता है तो कह सकते हैं, बट थियोरेटिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली तो गिरफ्तार हो सकती है। उनके खिलाफ सबसे पहले मुकदमा बनेगा, मुकदमा बनाने के बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब वो पॉलिटिकली इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो अपने राज्य में अपने पुलिस को क्या करती है क्या नहीं करती हैं इसके बारे में अभी कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ममता बनर्जी के इस कृत्य ने आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप सेंट्रल एजेंसी को लेकर आके करेंगे तो मैं एक फेडरल स्ट्रक्चर को धता बताते हुए मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके कानून को नहीं मानती, और ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल एक इंडिपेंडेंट देश से अलग हो गया है और एक इंडिपेंडेंट देश बन गया है, या वहाँ पे कोई कानून नहीं है, भारत सरकार का कोई कानून वहाँ चल नहीं रहा है, चलाया नहीं जा रहा है, चलने नहीं दिया जा रहा है। तो उस तरह से इस चीज़ को तो मैं उस तरह से देखता हूँ, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार को इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए
और कानूनी रूप से तो जो बातें हैं, जो आप देखेंगे कि जो एक सेंगर थे उनका उत्तर प्रदेश से केस ट्रांसफ़र करके दिल्ली भेज दिया गया, तो इसमें भी होना ही ऐसा चाहिए कि बंगाल में केस रजिस्टर हो, उसके बाद उस केस को बाहर भेज दिया जाए। चूँकि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकती है, गवाहों को धमका सकती हैं, तो उसको बाहर ट्रायल होना चाहिए, उनकी सज़ा भी होनी चाहिए। अगर इन्होंने ये कृत्य किया है तो सज़ा भी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर एक सवाल और है, जैसे आपने देखा हो कि देश में जिस तरह का एक अभी माहौल चल रहा है, सरकारी जितनी भी एजेंसियां हैं उन पे आरोप लगता है कि मोदी के इशारे पे ये सारा काम होता है, चुनाव को देखते हुए होता है। राहुल गांधी हों चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हों, ईडी सीबीआई जो भी जितनी भी एजेंसियां, उन पे आरोप लगता है कि ये निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है? आप तो बहुत कुछ जानते हैं और हर खबर पे आपकी नज़र रहती है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इन बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैंने आपको शुरू में ही इसका जवाब दे दिया था कि सीबीआई हमारी एक एजेंसी है जो बहुत पहले से बनी हुई है, अंग्रेज़ों के समय से बनती थी, उसका नाम चेंज हुआ है और वो एक सेंट्रल एजेंसी है। तो केंद्र सरकार बीजेपी ने या इस अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो सीबीआई बनाया नहीं है। और 2005 में पीएमएलए एक्ट बना, उसके अंतर्गत ईडी बनी, तो ईडी भी तो अभी के प्रधानमंत्री ने या अभी की रूलिंग पार्टी ने तो बनाया नहीं है। इसको लेके पार्लियामेंट से एक्ट भी पास हुआ था, उस एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई होती है। और हमारे देश की व्यवस्था इतनी अच्छी है, कानून व्यवस्था, कि आपको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो आप कोर्ट कभी भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर उन्होंने कुछ किया है तो हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी इशू कर सकती है उनके अगेंस्ट। तो ये तो है, प्रावधान है और ऐसा कितनी बार हुआ भी है। लेकिन उस करने की बजाय, वैसा करने की बजाय ये अब एक अलग पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिटिकली हावी होने की कोशिश कर रही है, कानूनी प्रक्रिया को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। तो इस पे तो भारत की जनता को ये देखना चाहिए और जो लोग इनको वोट देते हैं उनको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बंगाल को ही अलग खो दें, भारत से बंगाल अलग हो जाए। कश्मीर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। बड़ी अफसोसजनक स्थिति है, इस पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। डर किस चीज़ का है? ये जो फाइल अगर ईडी जांच कर रही है, फाइल को छिपाना क्या, किस एंगल से देखते हैं आप इस चीज़? देखिए, वो कह रही है फाइल, जाहिर सी बात है कि उसमें कैश रसीदें, होता क्या है, जो हवाला का ऑपरेशन है, जो हमने दूसरे केसेस में देखा है और वास्ता भी पड़ता है कि हवाला का ऑपरेशन ऐसे होता है कि विदेश से जो पैसा आना है वो किसी न किसी शेल कंपनी के थ्रू ही आता है देश में। जैसे कोई किकबैक का पैसा है, किसी मुख्यमंत्री ने मान लीजिए कोई पैसा लिया, बड़ा पैसा लिया, 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ या उससे ऊपर 1000 करोड़ लिया, तो वो होता है कि आप लंदन में या दुबई में ये पैसा हमें दे देंगे, तो वहाँ वो पैसा दे दिया जाता है। अब उस पैसे की समस्या होती है कि उस पैसे को भारत में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए ये शेल कंपनीज होती हैं। जैसा कि आईपैक में ये जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो शेल कंपनी ऐसे भी बहुत होती हैं। आपको याद होगा दिल्ली में जो पुरानी सरकार थी उसके भी एक मंत्री साहब, एक जैन साहब मंत्री थे, तो वो भी इसी शेल कंपनी का खेल खेलते थे और उसी में वो जेल भी गए और वो केस अभी भी चल रहा है। तो ये पैसा भारत लाने के लिए ये काम किया जाता है। चूँकि वहाँ से मनी ट्रांसफ़र दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर रिसीव होता है, तो उस पैसे को फिर कैश में लेकर थैले में, बोरियों में भरकर नेताओं को दिया जाता है। तो ऐसा लगता है, जैसा कि वो लगता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, कि उसमें कैश रसीदें होंगी। किन्होंने पैसा जो लिया, तो जाहिर सी बात है कि जब लेंगे तो वो रसीद लिख के देंगे कि मैंने 100 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया प्राप्त किया, आज दिनांक को इतने दिन को प्राप्त किया। तो वो कोई ना कोई रसीदें वहाँ पर होंगी ताकि वो ये जो बेईमानी का धंधा है इसके भी जस्टिफिकेशन दे सके। हालांकि ममता बनर्जी का कहना यह है कि उसमें हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी,
और उसको इन्होंने ले लिया है। तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि ऐसा होगा। अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी होगी तो कहीं मेल से आई होगी, अटैचमेंट होगी या आपके हार्ड डिस्क में होगी, वहाँ से ले सकती है ईडी चाहे तो। अगर लेने का उनका ऑब्जेक्टिव होता तो वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ये जो बात बोल रही हैं ये सरासर झूठी लग रही है और ये लग रहा है कि अपने जो कानून को उन्होंने तोड़ा है उसको कवर करने के लिए ये खेल खेल रही है। और ये कोई अच्छा डिफेंस नहीं है, कोर्ट में ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। और अगर इस पर कार्रवाई होती है तो इनको सज़ा भी इस पे ज़रूर होगी।